हेलो गाइज, आप सभी साथियों को एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद रोहित चैनल में स्वागत है। तो साथियों, आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में आप लोगों से मैं हिंदी का टेस्ट लूंगा, स्पेशल सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए। तो इस टेस्ट में जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो होंगे 30 और 30 में से आपको 15 प्लस सही करके दिखाने होंगे। तो मैं समझूंगा कि आपकी तैयारी ठीक ठाक चल रही है। और इन 30 क्वेश्चनों में से आपके जितने भी क्वेश्चन सही होते हैं, आपको अपना रियल स्कोर कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर से ज़रूर बताना होगा। इससे मुझे ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है, क्योंकि अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, क्योंकि वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो हिंदी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 15 क्वेश्चन आपके पेडालॉजी से होते हैं और 15 क्वेश्चन आपके गद्यांश और पद्यांश से पूछे जाते हैं। तो इस तरह से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इस टेस्ट में हम सॉल्व करेंगे पेडालॉजी के क्वेश्चन। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस भाषा को अध्यापक की मदद से औपचारिक स्थितियों में सीखा जाता है? तो आपको यहाँ पर बताना है किस भाषा को अध्यापक की मदद से औपचारिक स्थितियों में सीखा जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय भाषा, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, रचनावादी उपागम संप्रसात्मक उपागम से इस मायने में भिन्न है कि यह मुख्यतः अर्थ पर बल देता है और अपेक्षा करता है कि नियम प्रक्रिया के दौरान सीखे जाएं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आप मेरे डेली के क्लास देखते होंगे तो इस टेस्ट में बहुत ही अच्छा आप लोग स्कोर करेंगे। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, किसके अंतर्गत लोगों को सुझाव देने के बजाय सीधे सीधे कहा जाता है कि उन्हें क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आदेशात्मक उपागम, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, जब आप किसी अभ्यास में या सामग्री में शिक्षार्थियों की आवश्यकता अनुसार आवश्यक परिवर्तन करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे भाई अनुकूलन कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर है, योगात्मक आकलन। तो योगात्मक आकलन आपको बताना होगा। तो शिक्षार्थियों के अधिगम और निष्पादन के बारे में निर्णय लेने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी जितने भी लोग ऑप्शन नंबर 4 बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, किस उपागम के अंतर्गत किसी बच्चे को कई शब्दों की वर्तनी गलत लिखने के बावजूद भी उसके समग्र भाषा प्रयोग के लिए अच्छे अंक दिए जाते हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा समग्र भाषा, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है कि जब हम किसी विशिष्ट सूचना को जानने के लिए कोई पाठ्य सामग्री पढ़ते हैं तो यह किस प्रकार का पठन कहलाता है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जब हम किसी विशिष्ट सूचना के लिए पाठ्य सामग्री पढ़ते हैं, यानी विशिष्ट सूचना को जानने के लिए पाठ्य सामग्री पढ़ते हैं तो ये किस प्रकार का पठन कहलाता है? तो यहाँ पर जो है आपका बारीकी से पठन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। चलिए भाई, इसको बताइए, दो उत्पादक भाषा कौशलों में कौन से कौशल शामिल है? यानी दो उत्पादक भाषा कौशल में कौन से शामिल है, आप सभी को बताना होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वाचन और लेखन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, प्रथम भाषा वह भाषा है जो बच्चे बिना विशेष प्रयास किए अपने आसपास के परिवेश से अर्जित करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि का उत्पादन और बोध है? सभी लोग जवाब देने की कोशिश करें। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि का उत्पादन और बोध है?
तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वानिकी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को पढ़िए और सभी लोग आंसर देने की कोशिश करें। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा श्रव्य भाषिक ड्रिल का अंश नहीं है। तो अंश नहीं है पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर विद्यार्थी व्याकरण नियमों पर ध्यान देते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। यहाँ पर क्वेश्चन ये दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम मुक्ता प्रवाह को समुन्नत करता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, कौन सा ऑप्शन सही होगा आप सभी लोग बताने की कोशिश करें। आंसर बताने का ज़्यादा समय आपको चाहिए तो वीडियो को रोक भी सकते हैं, लेकिन आप सभी लोग आंसर को ज़रूर बताएं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यवहारवादी उपागम, संप्रसारक उपागम, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा उपागम मुक्ता प्रवाह को समुन्नत करता है। तो आपका संप्रसारक उपागम हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अर्थ आधारित गतिविधि के अंतर्गत नहीं आएगी। तो नहीं आपसे यहाँ पूछा जा रहा है, आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना होगा, एक बार नहीं 2 बार पढ़ना होगा और देखना होगा कि यहाँ पर पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निगेटिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्योंकि आप जल्दबाजी में लास्ट में नहीं को नहीं देखते हैं और पॉजिटिव आंसर लगाकर चले आते हैं, और वहीं जब आप 1 या 2 नंबर से फेल होते हैं तो बहुत फिर आपको पछतावा होता है कि काश हम वो क्वेश्चन को पूरा पढ़ लिए होते। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रत्येक शब्द को पढ़ना। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन, अधिगम योजना के बारे में क्या सही है, आप सभी को बताना होगा। अधिगम योजना के बारे में क्या सही है, अधिगम योजना के बारे में क्या सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका बाल केंद्रित बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, गलतियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन क्या कहलाता है। गलतियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन क्या कहलाता है। तो त्रुटि विश्लेषण आपका कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। तो शो फ्रेंड्स ये रहा है आपके सामने हिंदी पेडोलॉजी के टॉप 15 क्वेश्चन। तो अब हम सॉल्व करेंगे गद्यांश और पद्यांश के क्वेश्चन। तो ये आ चुका है आपके सामने गद्यांश के क्वेश्चन। तो देखिए हिंदी में जो है जो गद्यांश के क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे आपको सॉल्व करना होता है। तो देखिए इन्हीं गद्यांशों में उसका आंसर रहता है। बस प्रश्न आपको सबसे पहले पढ़ना होगा कि प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, उसके बाद फिर आपको गद्यांश में देखना होगा कि इस प्रश्न से रिलेटेड कहाँ आपको दिख रहा है, तो उसी के आसपास जो है उसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं होता कि सभी क्वेश्चन आपको गद्यांश से ही करने होते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको आपको अपने स्वविवेक से भी करने होते हैं, यानी व्याकरण से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे समास से पूछ लिया जाता है और पर्यायवाची भी पूछ ली जाती है, संधि भी पूछ ली जाती है। तो इस तरह से आपको गद्यांश और काव्यांश में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले चलिए हम देखते हैं प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है नेस्तनाबोध शब्द किस भाषा का है। तो आप सभी को बताना होगा नेस्तनाबोध शब्द किस भाषा का है। तो आप सभी लोग इसका जवाब अपने बिना गद्यांश पढ़े जवाब दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फारसी, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर दिया गया है अमीर गरीब में कौन सा समास है। तो देखिए यहाँ पर आ चुका है ना, अमीर गरीब में कौन सा समास है। तो इसका आंसर देने के लिए आपको गद्यांश पढ़ने की ज़रूरत तो है नहीं है, आप सभी को पता है अमीर गरीब इसमें क्या लगा है, योजक चिन्ह लगा है। तो यहाँ पर जो है अमीर गरीब में आपका द्वंद्व समास हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अकूत खजाना वाक्यांश में अकूत शब्द यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो अकूत खजाना वाक्यांश में अकूत शब्द है, तो यहाँ पर विशेषण है आपका, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये फ्री के नंबर होते हैं, बस आपको थोड़ा सा मन लगाकर पढ़ना होगा, ध्यान देकर। निरीह का पर्याय है, देखिए यहाँ निरीह का पर्याय पूछा जा रहा है, सभी लोग बताने की कोशिश करें। तो यहाँ पर जो है आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, डार्विन का विचार की जीवन एक लगातार संघर्ष है। डार्विन का विचार की जीवन एक लगातार संघर्ष, ये आपका क्वेश्चन देखिए, ये गद्यांश से पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको जो है इसका आंसर गद्यांश से देना होगा। तो डार्विन का विचार की जीवन एक लगातार संघर्ष है, आपको यहाँ पर बताना होगा। यहाँ पर आप लोग देखिए, डार्विन का कहना है कि जीवन एक लगातार संघर्ष है और जीव और प्रकृति के बीच। देखिए इसका आंसर यहीं पर मिल गया। तो ऑप्शन में कहीं दिया गया है जीव और प्रकृति के बीच, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। तो जीव और प्रकृति के बीच, यही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आपको इसका आंसर देना होगा। बहुत ही आसान होते हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होता है। डार्विन का विचार ईसाई मत के, तो आप सभी लोग बताएं भाई, विरुद्ध है, पक्ष में है, ना पक्ष में है, ना विरुद्ध में है, समतुल है। तो सभी लोग चलिए गद्यांश में देखिए कहाँ है, सभी लोग बताने की कोशिश करें। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की यह आधार मानता इस ईसाई विश्वास से विरुद्ध पड़ती है। देखते हैं यहाँ पर क्या है, डार्विन का विचार ईसाई मत के क्या है, तो यहाँ पर देखिए समतुल्य है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, इसमें विरुद्ध दिया गया था ना, आपका विरुद्ध हो जाएगा, यानी डार्विन का विचार ईसाई मत के विरुद्ध है। यहाँ पर आप लोग गद्यांश में देखे होंगे कि यहाँ पर ईसाई विश्वास के विरुद्ध थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, वैज्ञानिक प्रगति की धारणा में प्रकृति मनुष्य के लिए अकूत खजाना है, एकाधिकार पूर्ण अकूत खजाना है, वह इस खजाने का हिस्सा है, उसका एक छत्र मालिक नहीं है। तो आप सभी लोग इसका जवाब दीजिए गद्यांश से ढूंढकर। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा एकाधिकार पूर्ण अकूत खजाना है, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय विचारधारा में प्रकृति संबंधी कौन सी धारणा सही नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, वह मनुष्य सतत संघर्षरत है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, मनुष्य के सर्वश्रेष्ठ प्राणी होने के दम्भ ने। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है मनुष्य के सर्वश्रेष्ठ प्राणी होने के दम्भ ने। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रकृति पर अधिकार, सॉरी, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 महायुद्ध के लिए उसे उत्तरदायी बनाया है। आप लोग इसका आंसर यहाँ पर ढूंढ भी लीजिए। यहाँ पर देखिए दिया गया है कि 2 महायुद्धों में जो नेस्तनाबूद हुआ वह मनुष्य का ही मिथ्या दम्भ के सर्वश्रेष्ठ होने का उन्माद आगे बढ़ता जाए तो इस सीमा तक पहुंच सकता है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया क्वेश्चन में, मनुष्य के सर्वश्रेष्ठ प्राणी होने के दम्भ ने। तो यहाँ पर दे दिया है ना, 2 महायुद्ध के लिए उसे उत्तरदायी बनाया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको ढूंढ कर करना होता है। अब आ चुके हैं आपके सामने ये काव्यांश के क्वेश्चन। तो यहाँ पर चलिए हम काव्यांश के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर चलिए हम काव्यांश को पढ़ते हैं, फिर नीचे आंसर देते हैं। तो काव्यांश दिया गया है, इतना डर है बिखरा हुआ कि मन में आता है, तुम्हें बीज के अंतर मन में छुपे अंकुर सा अपने भीतर पालूं, जब तक कि तुम पूर्ण पेड़ न हो जाओ, पर फिर लगता है कि क्या तब तुम झेल सकोगी धूप के ताए, हवा के झपेड़े, बिजली की गर्जन तर्जन को, क्या जमी सकोगी अपने पाँव पृथ्वी पर मजबूती से, डर डर कर भी बिटिया इतना तू जान चुकी है अपने दम पर कि तुझे बीज की तरह उगना पड़ेगा, अपने बूते ही अपने हिस्से की धूप हवा और नमी पर हक जमाते। तो यहाँ पर अंतर मन में कौन सी संधि पूछा गया है। तो यहाँ पर अंतर मन में जो है आपका विसर्ग संधि हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका इस तरह से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर पूछा जाए गर्जन तर्जन में कौन सा समास है।
तो अभी आपको मैं बता दूँ, जहाँ पर इस तरह योजक चिन्ह बीच में हो तो यहाँ पर गर्जन तर्जन में कौन सा समास हो जाएगा, तो आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आपको मैंने यहाँ पर बता दिया कि गर्जन तर्जन में जो है आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने, यहाँ पर जो है द्वंद्व समास सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है, धूप हवा और नमी प्रतीक हैं। तो धूप और हवा नमी किसके प्रतीक हैं, तो यहाँ पर जो है जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, कविता में बीज प्रतीक है। को कविता में बीज प्रतीक किसका है, आप सभी को बताना होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा संघर्ष का, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, जब तक कि तुम पेड़ ना हो जाओ पंक्ति में पेड़ हो जाना सूचक है। तो सभी लोग बताएं भाई, जब तक कि तुम पेड़ ना हो जाओ पंक्ति में पेड़ हो जाना सूचक किसका है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा माँ का बेटी के प्रति अस्वस्थि का, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन होगा अब। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, प्रस्तुत कविता। प्रस्तुत कविता आपको बताना होगा। तो प्रस्तुत कविता जो है आपका समाज का बेटियों के प्रति शोषण, उपेक्षा और तिरस्कार से उपजी है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये रहे आपके सामने हिंदी भाषा 1 के टॉप 30 क्वेश्चन। तो इन 30 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, आपको अपना रियल स्कोर कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। और ऐसे डेली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए टेस्ट फॉर्मेट में आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर लेना होगा, ताकि कोई भी क्लास आए, कोई भी सीटर से रिलेटेड अपडेट आए, वो अपडेट आपसे छूटने ना पाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को लाइक एंड अपने अदर फ्रेंडों को शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।